अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 15 है क्लास 12 का ग्रेविटेशन, इसका जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास क्या है? पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? हमारे पास ये एक एनर्जी है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो हमारे पास हाइट पर जाएगा या हाइट से कहीं और नीचे आएगा तो उसके अंदर कोई ना कोई वर्क डन या कोई ना कोई एनर्जी जो होगी वो हमारे पास स्टोर हो रही होगी। ठीक है, कोई ना कोई वर्क उसमें हो रहा होगा जब हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आएंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक अर्थ है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि अर्थ की कोई ना कोई एक फील्ड होती है। ठीक है, जहाँ तक जो ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इसकी फील्ड है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है और यहाँ तक लेकर आना है जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद हो। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, जिससे पोजीशन चेंज हुई है, तो इस वर्क डन को या इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, अब आप लोगों को होप सो समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने मूव करवाना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर वहाँ तक जहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ पे मौजूद हो, वहाँ तक हमने लेकर जाना है। इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी, जो वर्क डन होगा, जिसमें काम हो रहा होगा पूरा, उस काम को हम कहेंगे कि वहाँ पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी हमारे पास। It is the energy possessed or acquired by an object due to change in its position। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज करने से when it is present in the gravitational field, और वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारे पास आ जाएगा। एक और डेफिनेशन यहाँ पे है जो आप लोगों को इजी लगती है, आप वो वाली याद कर सकते हैं। इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, ये क्या है, एक वर्क डन है पर यूनिट मास, कोई भी एक मास का, ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। हमने क्या करना है, लेकर आना है एक स्मॉल टेस्ट मास को। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई एक ऐसे पॉइंट पे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत सी लोअर क्लासेस में। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब पॉइंट चार्ज जो होगा अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब होगा, या मास जो हमने रखा हुआ है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होगा, तब ये फॉर्मूला हमारे पास वैलिड होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट है, हमारा जो मास है वो बहुत दूर है, हमने क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट पे हो, तब हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और एक और बात कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हाइट जो होगी वो कम होनी चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, तब ये फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल होता है। और आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग दूर जाते जाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वीकन होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, और अगर करीब आते जाएंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा याद करना इजी हो जाए। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का टॉपिक है द फॉर्मूला डेल्टा पी ई इज इक्वल टू एम जी एच इज एक्यूरेट फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, एम जी एच का, और ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो अर्थ सर्फेस के बहुत ज़्यादा करीब होगा और ग्रेविटी जहाँ पर कॉन्स्टेंट होगी। However, as we move away from the surface, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी और मेकिंग द इक्वेशन इनवैलिड। तो ये जो mgh है ये क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा। इंस्टेड वी यूज एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। हमने क्या करना है, एक और ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पर बेस्ड करे। ठीक है, सेकेंडली, to calculate the gravitational potential energy we need to establish a zero reference point। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हमें एक ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ज़ीरो पॉइंट सेट करना पड़ेगा ऑफन द अर्थ सरफेस से बहुत दूर। The choice of zero potential can be standardized by setting the zero potential at infinite separation।
मतलब उस पॉइंट को इनफाइनाइट पोजीशन पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए. This choice results in negative potential for any finite distance r because potential energy decrease as the object move closer and increase as they move apart. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट का पॉइंट लेना है जो पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हो अर्थ सरफेस से, या ये कह लें कि इनफाइनाइट पॉइंट पे होना चाहिए. ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस पॉइंट को, तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अर्थ के करीब आएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, और अगर दूर जाता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. जैसे हमने उसमें पीछे पढ़ा था फील्ड में, इनसाइड द फील्ड एंड आउटसाइड द फील्ड. तो जब हम अंदर जाते जाते थे, अर्थ के बहुत करीब आते जाते थे उसके रेडियस के, तो फील्ड जो थी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होती जाती है. और अगर हम लोग अर्थ के दूर जाते जाते, मतलब उसके रेडियस से दूर जाते जाते, तो फील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है. अब आ जाए यहाँ पे हमारे पास ये डेरिवेशन है. ये डेरिवेशन हम ज़रा नोट्स में से देख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी. नाउ द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसिडर द बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ RE, मतलब उसका डिस्टेंस जो होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके RE होगा. एज मास ऑफ अर्थ इज़ ME, जैसे कि हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ ME होता है. एंड डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू इन्फिनिटी. हमने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट जो इनका डिस्टेंस है उसका बॉडी को हमने कहाँ रखना है, पॉइंट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक को रखना है. इन्फिनिटी मतलब n है. We divide the whole distance into number of small distances each of magnitude delta r. हमने एक एक स्मॉल डिस्टेंस को डेल्टा r से डिवाइड करते जाना है. वो अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, तो इससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. हैं उनको हमने डेल्टा r से शो करना है. ठीक है, अब यहाँ से लेकर रेडियस ऑफ अर्थ से लेकर पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो r1 होगा. रेडियस से लेकर पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस होगा वो r2 होगा. रेडियस ऑफ अर्थ से लेकर पॉइंट 3 का जो डिस्टेंस होगा वो r3 होगा, और इसी तरह 4 होगा, 5 होगा, 6 एंड सो ऑन. अब सबसे जो लास्ट डिस्टेंस है हमारे पास, हमने जो पॉइंट को रखा हुआ है, n पॉइंट पर रखा हुआ है, उसको मास को रखा हुआ है हमने. ठीक है, उस पॉइंट पे रखा हुआ है, और वो पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी पॉइंट है. इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब ये है कि वहां पर इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही, और वो फील्ड से बहुत दूर है. ठीक है, उस पर कोई और फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही, बहुत दूर पॉइंट रखा हुआ है हमने. तो यहां से लेकर रेडियस ऑफ अर्थ से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो RN होगा. रेडियस ऑफ n मतलब इन्फिनिटी पॉइंट. इससे एक नंबर पहले का जो पॉइंट होगा ना, वो हमारे पास n-1 होगा. उससे जो पहले होगा वो n-2 होगा. इसी तरह सिमिलरली इससे पहले हमारे पास n-3 हो जाएगा. ठीक है, अब 0 से लेकर 1 तक हमारे पास जो वर्क डन हुआ है उसको हमने W1 कहा है. 1 से लेकर 2 तक जो वर्क डन हुआ है W2. 2 से 3 तक जो वर्क डन होगा उसको W3 का नाम दे देंगे, और 3 से 4 का जो वर्क डन होगा उसको W4. सिमिलरली चलते जाएंगे. अब n-1 से लेकर n तक जो वर्क डन होगा उसको Wn कहेंगे. n-2 से लेकर n-1 तक जो वर्क डन होगा उसको n-1 कहेंगे. ये सारे हमारे पास क्या है, वर्क डन है. ठीक है, चलिए अब हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं कि किस तरह यहाँ पे हमारे पास वो वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा जो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इस पूरी. चलिए अब हम लोग डेरिवेशन पे चलते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, वर्क डन को फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक पॉइंट को पहुंचने में कितना वर्क रिक्वायर्ड हुआ है. ओके, आपकी बुक में डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है. बाय वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रिंसिपल वी गेट, हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमारे पास टोटल वर्क डन है. ठीक है, वर्क नेट W नेट है, टोटल वर्क डन है. एज वी गो अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, द ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज, फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है. यहाँ पर हमने जितने भी वर्क डन है एक दफ़ा बस वैसे ही हमने उनका लिख लेना है कि W नेट इज इक्वल्स टू W1, W1, 2, 3, 4 सो ऑन, कि जब सारे वर्क डन आ जाएंगे तो हमने उन सबको सम अप कर लेना है. ठीक है, Wn-1 प्लस Wn, ये हमने इस इक्वेशन को एक नाम दे दिया है. द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 0 to 1, 0 से लेके वर्क डन जो होगा उसको हमने W1 लिख लेना है. और W इज इक्वल्स टू, आपको पता है W इज इक्वल्स टू F.D का फॉर्मूला होता है ना,
तो फोर्स की जगह पे हमने लिख दिया एवरेज फोर्स है, डी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है स्मॉल डिस्टेंस होता है, दैट इज द डेल्टा आर। डॉट प्रोडक्ट है तो हमने कह दिया कि इसके साथ कॉस थीटा लगा देंगे, एफ ए वी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल्स टू कॉस 180। 180 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसकी फील्ड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो इन दोनों का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, cos 180 हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो W1 इज इक्वल टू माइनस एफ ए वी डेल्टा आर आ जाएगा। इस इक्वेशन को भी हमने नाम दे देना है, ठीक है। बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, सबको आपने 1 बाय 1 नेमिंग करते जाना है। नाउ द एवरेज फोर्स from point 1 to 2 from the Newton's law of universal gravitation is FAV is equals to GMEM upon R square AV, ठीक है। फोर्स हमें पता है, फोर्स जो ग्रेविटेशनल लॉ था हमने इसमें पढ़ा था GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो M1 हमारे पास मास ऑफ अर्थ हो गया और M2 को हमने सिंपल M से शो कर दिया है और R एवरेज कर दिया, ठीक है। स्क्वायर तो उसका पहले ही फॉर्मूले में होता है। चलें जी, अब हम डेरिवेशन को आगे लेके चलते हैं। ये हमने फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पे ये जो अब आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर इस पूरे फोर्स के फॉर्मूले को ये जो ऊपर वर्क डन आया है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलें सबसे पहले आर रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। आर ए वी का स्क्वायर, आर ए वी सबसे पहले हमने करना है, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं। आर ए वी इज इक्वल्स टू आर ई प्लस आर वन डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हमने कैसे लिख लिया है ये हम देख लेते हैं। सब देखें, आपको पता है कोई भी दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, लेट्स सपोज एक में आपके 20 मार्क्स आए हैं, एक में आपके 40 मार्क्स आए हैं, तो हमें कोई कहता है कि आप इन दोनों मार्क्स की इन दोनों सब्जेक्ट्स की एवरेज फाइंड आउट करें, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सम अप कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, दो डिस्टेंसेस है हमारे पास, दोनों को हमने सम अप कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अब डेल्टा आर, इस R1 को हमने फाइंड करना है। इस R के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे डेल्टा आर इज इक्वल्स टू R1 माइनस RE, ठीक है। क्यों इस तरह लिखेंगे, इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम में देखें आप, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो ये देखें, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास R1 का है, ठीक है, और ये डिस्टेंस RE है और ये डेल्टा R है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये अगर ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, इस वाले छोटे डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है और ये डिस्टेंस है, ये लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर का है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करते हैं 6 माइनस 4 कर देते हैं, तो 2 आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हमने लिख लेना है, हमने लिखना है डेल्टा आर इज इक्वल टू जो बड़ा डिस्टेंस है हमारे पास R1 माइनस RE, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया डेल्टा आर इज इक्वल टू R1 माइनस RE, इसमें से R1 को सेपरेट कर लेंगे तो ये RE जो है इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा आर प्लस RE बच जाएगा। अब इस R1 को हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देना है, तो क्या बन जाएगा RE प्लस डेल्टा आर प्लस RE डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, RE प्लस डेल्टा आर प्लस RE डिवाइडेड बाय 2, RE और RE हमारे पास 2RE हो जाएगा प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करके डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है, 2RE डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, RE प्लस डेल्टा आर अपॉन 2 बच जाएगा। अब ये तो हमारे पास आ गया है रेडियस, एवरेज रेडियस आया है, वो बिल्कुल सिंपल आया है, हाँ, लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए था, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा इसको स्क्वायर करना। स्क्वायर करेंगे तो ये इस फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। RE का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2RE डेल्टा आर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डेल्टा आर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस है, तो हमने क्या करना है, जो उसकी स्क्वायर वाली टर्म है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यहाँ तक कि इतनी स्मॉल है कि वो 0 है, सपोज कर लें कि वो 0 है, तो हमने इस टर्म को निगलेक्ट कर देना है, डेल्टा आर की टर्म को 0 सपोज करना है और निगलेक्ट कर देना है। तो अगर हम इसको 0 रखेंगे तो ये 0/4, तो ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, RE का स्क्वायर प्लस RE डेल्टा आर। स्टेप में हमने क्या करना है, RE का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया प्लस RE और डेल्टा आर की हमने वैल्यू पुट कर दी, R1 माइनस RE हो गया।
अब आर ई का स्क्वायर एज इट इज प्लस ये ब्रैकेट से निकाल दिया RE/R1 माइनस RE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। RE का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और पीछे क्या बच गया, RE/R1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, एवरेज रेडियस आ गया, स्क्वायर ऑफ द एवरेज रेडियस आ गया है। इसको इक्वेशन, इस रेडियस को मैंने कहा था ना कि रेडियस को फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसको फोर्स के फॉर्मूले में पुट करना है। तो इस रेडियस को हमने क्या करना है, ये जो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला, इसकी जगह पे हमने पुट कर देना है। आप लिखते जाएंगे नीचे, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन, जो भी आपने इस इक्वेशन को नाम दिया होगा कि उसके अंदर इसको हमने वैल्यू को हमने अप्लाई कर देना है। FAV इज इक्वल टू GMEM अपॉन R स्क्वायर था ना यहाँ पे पहले, तो R स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख देना है, RE/R1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं अपनी डेरिवेशन को लेके। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 3। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पीछे फाइंड आउट किया है उसको वर्क डन की वैल्यू की इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। वर्क डन जो हमने पीछे लिखा था W1 इक्वल्स टू माइनस F एवरेज डॉट डेल्टा R, फोर्स का फॉर्मूला वो लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा R की वैल्यू हमें पता है R1 माइनस RE होती है और माइनस GMEM। अब ने इस RE/R1 को दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट करके लिख देना है। R1 RE/R1 माइनस RE डिवाइडेड बाय RE/R1, RE से RE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/RE माइनस 1/R1 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, अब W1 आ गया, वर्क डन आ गया। अब यहाँ तक हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब इसी तरह हम W2 फाइंड कर लेंगे, W3, W4, W5 सो ऑन, और फिर सारे वर्क को हमने सम अप कर देना है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी लंबी डेरिवेशन है, पता नहीं कैसे होगी, इतनी मुश्किल है। तो बहुत आसान है, हमारे पास कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमने इसका स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हमारे पास ये इजी हो जाएगी आपको सॉल्व करना और समझ में भी आप लोगों को आती जाएगी। GME अपॉन, अब यहाँ पे देखें 1/RE माइनस 1/R1 बच गया, ठीक है। R1 से एक पहले वाला रेडियस और उसके बाद वाला रेडियस। सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस है वो RE है ना, उसके बाद R1 है, उसके बाद R2 है, फिर R3 है, फिर R4 है, सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो पहले वाला रेडियस, उसके बाद दूसरे वाला रेडियस। सिमिलरली अगर मैं वर्क 2 फाइंड आउट करना है तो माइनस GMEM ब्रैकेट में 1/R1 पहले वाला रेडियस माइनस दूसरा रेडियस, ठीक है। और वर्क 3 फाइंड आउट करना होगा तो GME पहले वाला रेडियस, मतलब जो इसके बाद से ना R2 और फिर उसके बाद R3। आप इस तरह से याद रख लें कि ये जिसके साथ वर्क के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पे R के साथ आ जाएगा और उससे ये एक पहले वाला नंबर होगा, ठीक है। 3 से पहले क्या होता है, 2 होता है। अगर हमें इसी तरह W4 फाइंड आउट करना है तो ये 4 हमारे पास R4 इस तरफ आ जाएगा और सेकेंड टर्म में जो इससे पहले टर्म होगी उससे एक पहले वाला नंबर मतलब कि 3 आ जाएगा, ठीक है, पहले वाला रेडियस आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें WN-2 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस WN-2 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे RN-2 और इससे एक पहले क्या होगा, मतलब N-3 हो जाएगा। इसमें हमारे पास मैंने आपको बताया था ना, जब ये ऐसे करके हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले ऊपर N है, फिर उसके बाद N-1 है, फिर N-2 है, उसके बाद फिर N-3 है, ठीक है। तो N-2 से पिछले वाला कौन सा है, N-3, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद अगर हमने N-1 फाइंड आउट करना है तो N-1 का हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। N-1 से एक पहले क्या है, देखिए N-1 से जो पहले है, पहले ये आता उसके बाद ये डिस्टेंस आएगा, तो पहले क्या है, N-2 है, इसलिए हमने यहाँ पे N-2 लिख दिया। सिमिलरली अगर हमें WN फाइंड आउट करना है तो हम लिख देंगे GME अपॉन 1 ये N जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, N, और इससे एक पहले वाला क्या है हमारे पास, N-1 आ जाएगा। अब हमने बस क्या करना है, इन सारे वर्क डन को, जितने भी ये वर्क डन आए हैं, इन सब वर्क डन को हमने एक इक्वेशन में सम अप कर लेना है, मतलब सबको ऐड करके हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। चलो जी, ये टोटल वर्क डन के लिए हमने क्या किया, W नेट इज इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन 1/RE माइनस 1/R1 प्लस माइनस GME 1/R1 माइनस 1/R2। सारे मैंने वर्क डन को लिख लिया है जितने मैंने फाइंड आउट किए हैं, और प्लस डॉट 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 इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए इतना मैटर नहीं करते। हमें सिर्फ शुरू की 2-3 वर्क डन लिखने हैं और लास्ट के 2-3 लिख लेने हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि टोटल वर्क डन कितना आ रहा है। ये लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है, माइनस GMEM को हमने कॉमन ले लेना है,
ठीक है, इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन आर ई, देखें 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर वन बचा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर वन बच गया, प्लस ये पूरी टर्म तो कॉमन ली हुई है 1 अपॉन आर वन, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर टू, माइनस 1 अपॉन आर टू। सिमिलरली प्लस ये वाली टर्म हमने कॉमन ली हुई है 1 अपॉन आर टू, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन आर थ्री, माइनस 1 अपॉन आर थ्री, एक टर्म प्लस की आएगी, एक टर्म माइनस की आ जाएगी, तो इसी तरह लिख लेंगे प्लस 1 अपॉन आर थ्री माइनस 1 अपॉन आर फोर, यहाँ पे इसके साथ प्लस 1 अपॉन आर फोर होगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, और इसके बाद ये प्लस की टर्म है तो ऑब्वियसली इससे पहले एक माइनस की टर्म होगी, ठीक है, क्योंकि एक प्लस का आ रहा है तो एक माइनस का आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये प्लस 1 अपॉन आर फोर, इसके साथ एक प्लस की टर्म भी होगी, ये माइनस का है तो एक साथ इसके प्लस की टर्म भी होगी। अच्छा, इसको 2 मिनट हम लोग स्किप करते हैं, इसके बाद आगे आ जाए माइनस 1 अपॉन आर एन माइनस टू, तो ये प्लस का हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन आर एन माइनस वन और प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर एन बच जाएगा, ठीक है। अब जो सेम टर्म्स हैं, अब जो डिफरेंट साइंस है उनको हमने कैंसिल कर देना है, ये देखें, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 अपॉन आर थ्री प्लस आर थ्री के साथ कैंसिल हो गया, 1 अपॉन आर फोर प्लस 1 अपॉन आर फोर के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस की टर्म थी तो ऑब्वियसली इससे पहले एक इसी तरह की माइनस की टर्म भी होगी, n माइनस थ्री, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन आर ई 1 अपॉन आर एन बच जाएगा, ठीक है। अब टोटल नेट वर्क नेट क्या आ गया माइनस जी एम ई एम 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर एन बच गया, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया है, जितना हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को जो रेडियस से इन्फिनिटी पॉइंट तक गया है तो उसमें इतना वर्क डन हमारे पास हुआ है। अब इस इक्वेशन को हमने जो सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी ना, ये वाली डेल्टा पीई डॉट डब्ल्यू नेट के पोटेंशियल एनर्जी नेटवर्क के बराबर है, तो इसमें इसको पुट कर देना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर एन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्हेन पॉइंट एन इज टेकन एट इन्फिनिटी, जब पॉइंट एन को हम इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो आर एन हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, कि हमने यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी पुट कर देना है, ठीक है। और ये चलें ओके जी, चलें, u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, आर एन की जगह पे पिछले स्टेप में मैंने कहा था कि आर एन की जगह पे इन्फिनिटी को पुट कर देना है, ठीक है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, जब इसकी जगह 0 आ जाएगा तो ये पूरी टर्म तो खत्म हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई आ गया, ये हमारे पास अब पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है इसको हम कहते हैं दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेके चले थे और हमारे पास साइन में आंसर क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये माइनस साइन में आ चुकी है। दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सर्फेस टू इन्फिनिटी, कि ऐसा काम, एक ऐसा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाए अर्थ से लेके इन्फिनिटी पॉइंट तक चली जाए, वेयर वैल्यू ऑफ जी इज 0। इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब यही होता है कि वैल्यू, हमारे पास जी की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाती है, तो इस वर्क डन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है जी। ये डेरिवेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ में हमने क्या करना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यूज दोनों को हमने खुद से सपोज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये हमारे पास ऊपर ये जो इक्वेशन थी ना, इसमें हमने पुट करना है। इसको हम लिख लेते हैं y, ठीक है, इसको हम y सपोज कर लेते हैं, और ये टर्म तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो -1 को हम कांस्टेंट सपोज करते हैं कि इसकी जगह पे 1 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो भी चेंजिंग करनी है वो आर ई की जगह पे करनी है, तो 1 अपॉन 1, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू हम अब यहाँ लिख लेंगे, y की वैल्यू क्या है, -1। सिमिलरली अगर हमने -1 अपॉन 2 पुट किया, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने x की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो ये हमारे पास -0.3 आ जाएगा,
उसके बाद अगर हमने 4 पुट कर दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे 4 पुट कर दिया तो माइनस 0.25 आ जाएगा। ठीक है, आप भी सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। अब हमने ये तो x की वैल्यूज रखी हैं, इसी तरह हमने y की वैल्यूज भी रखनी है, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें दोनों वैल्यूज को खुद से सपोज करना होता है। ये यहाँ पे हमने फिर से y लिख लिया और x लिख लिया। अब हमने y की वैल्यूज रखनी है, लेकिन वो माइनस साइन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको y की जगह पे -1 रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना ये वाली, y इज इक्वल्स टू -1/x। तो x के इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -1/y हो जाएगा, और y की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। x इज इक्वल्स टू -1/-1, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो 1 ही बच गया, तो यहाँ मैंने लिख दिया x1 आ गया। y की जगह पे -2 पुट करूँ मैं, अगर यहाँ पे मैंने -2 पुट किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 0.5 आ गया। ठीक है, y की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, उसके सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना है, -3 लिखना है, y की वैल्यूज लिख रहे हैं, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। इसी तरह अब अगर यहाँ पे 4 पुट कर दूंगी तो यहाँ पे -4 पुट करूंगी तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने x की वैल्यूज ली थी 1 2 3 4 पॉजिटिव में, फिर हमने वही 1 2 3 4 y की जगह पे रखनी है, लेकिन साइन नेगेटिव कर देना है। नाउ ड्रॉ अ ग्राफ अब ड्रॉ कर लेंगे, सारी वैल्यूज आ गई हैं, बहुत इजी ग्राफ है हमारे पास। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सारी x पॉजिटिव की वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे माइनस की वैल्यूज होती हैं 1 2 3, यहाँ पे प्लस की वैल्यूज होती हैं 1 2 3, और यहाँ पे नीचे माइनस की वैल्यूज होती हैं -1 -2 -3। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्या है, -1 x पे 1 है और y पे -1, x का 1 y पे -1। दूसरा पॉइंट है x पे 2 और y पे -0/2। फिर तीसरा पॉइंट इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये हम जब इसके पॉइंट्स पुट करते जाएंगे तो ये ऐसे एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, जब हम इसको इन सबको लाइन को पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी। अब सेकंड में हमने क्या करना है, x का 1 और y का -1, पहला पॉइंट तो यही हो गया। x का 0.5, y का -2, y का -2 और x का 0.5, ये कुछ यहाँ पे करके आएगा। इसी तरह अगर हम इन पॉइंट्स को भी यहाँ पे जाते जाएंगे तो इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का एक कर्व शेप में हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट स्टेप में हमने बस क्या करना है, v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमारे पास आया है उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, ये सबसे पहले मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया था, v इज इक्वल टू u/m, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पिछले ही स्टेप में फाइंड आउट किया, ये वाला u वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने पुट कर देना है, -gme m/re, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, और ये m ये वाला m हमने लिख दिया। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -gme/re। बाकी ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है कि g की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.673, मास ऑफ अर्थ क्या है 5.98 एक्सपोनेंट 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंट 6 है। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -62.3 मेगा जूल किलो जूल kg इनवर्स। ठीक है, अच्छा ये थी हमारी डेरिवेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबी डेरिवेशन है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, पहले आपने एक दफ़ा वीडियो को देख लेना है, फिर आपने कॉपी पे खुद से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है कि आप लोगों को समझ में आया भी है या नहीं। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।